पिछली क्लास में संसद की शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे और पूरी भी हो गई थी। तो आज हम लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियों को पढ़ेंगे। तो लोकसभा और राज्यसभा को भी वही शक्ति प्राप्त है जो संसद को प्राप्त है। कुछ शक्तियाँ वो भिन्न है, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे पहली शक्ति है वो लोकसभा को ज़्यादा प्राप्त है जबकि राज्यसभा को नहीं प्राप्त है या गौण है वो। तो पहले कौन सी शक्ति है? वित्त विधेयक से संबंधित, वित्त विधेयक या वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति। यह शक्ति है, यह लोकसभा को प्राप्त है और इस शक्ति की तुलना में राज्यसभा है उसकी स्थिति गौण है, यानी कि न के बराबर है। वित्त विधेयक वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। कौन से सभा में? लोकसभा में। संविधान का अनुच्छेद 109 कहता है कि वित्त विधेयक है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त विधेयक, वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। यानी कि इस संबंध में राज्यसभा की स्थिति है वो गौण है। ठीक है। तो वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद में राज्यसभा को भेजा जाता है। राज्यसभा है वो इसके संबंध में यह कर सकती है कि इस विधेयक को 14 दिन तक रोक कर रख सकती है, 14 दिन तक। अपने पास रख सकती है या लोकसभा के पास वापस भी भेज सकती है कि इस पर पुनर्विचार करें। लेकिन लोकसभा को यह शक्ति प्राप्त है कि वो पुनर्विचार करे या नहीं करे, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 14 दिन तक है वो राज्यसभा अपने पास रख सकती है। 14 दिन तक राज्यसभा अपने पास रख सकती है और 14 दिन के बाद में यह ऑटोमेटिक रूप से पारित समझ लिया जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है और फिर कानून का रूप ले लिया जाता है। कानून कैसे बनता है? यानी कि सदन के किसी भी नहीं, संसद के किसी भी सदन में, जैसे मान लो लोकसभा, तो लोकसभा में विधेयक वो प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा के बाद में राज्यसभा के पास भेज दिया जाता है, राज्यसभा, और राज्यसभा का भी उस पर अगर अनुमोदन हो गया तो फिर बाद में किसके पास भेज दिया जाता है हस्ताक्षर के लिए? राष्ट्रपति के पास। ठीक है। और जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक वो विधेयक गिरेगा और हस्ताक्षर होने के बाद में कानून बन जाएगा, कानून बन जाएगा। जैसे विधेयक है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत होने के बाद में राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा का अगर अनुमोदन उसे मिल गया तो राष्ट्रपति के पास में भेजा जा सकता है। राष्ट्रपति को भी यह शक्ति प्राप्त है कि वो इसे वापस राज्यसभा या लोकसभा के पास भेज सकता है पुनर्विचार के लिए। और ये दोनों अगर उस पर न विचार करके ऐसे ही राष्ट्रपति के बाद में भेज देते हैं तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना ही पड़ते, यानी कि बाध्य है। तो यह शक्ति है, यह लोकसभा को प्राप्त है जबकि राज्यसभा को
नहीं है। अगली शक्ति है वो राज्यसभा को प्राप्त है लेकिन लोकसभा को नहीं। ऐसी दो शक्ति है, तो कौन कौन सी है? पहली तो है अनुच्छेद 249 जो राज्यसभा को प्राप्त है, लोकसभा को नहीं। अनुच्छेद 249 क्या कहता है कि राज्यसभा में उपस्थित या मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा राज्यसभा किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। किसी भी विषय को, किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय, राष्ट्रीय महत्व का विषय राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। तो यह शक्ति राज्यसभा को ही प्राप्त है, लोकसभा को नहीं। ठीक है। फिर है दूसरी शक्ति है वो है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में क्या लिखा हुआ है? राज्यसभा है वो सदन में उपस्थित या मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित कर सकती है। नई अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं सृजित कर सकती है। जैसे कौन कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं? जैसे IAS, IPS, IFS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी भारतीय वन सेवा। इन पर यह सेवाएं हैं, यह केवल राज्यसभा द्वारा ही निकाली जा सकती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं हम सरकार का दूसरा अंग कार्यपालिका के बारे में। तो पहला अंग व्यवस्थापिका है वो पूरा हो गया है। अब हम बात करेंगे सरकार का दूसरा अंग कौन सा था? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या था? कानूनों को लागू करना, यानी कि जो व्यवस्था कानून बनाती है उनको लागू करने का कार्य वो कौन करती है? कार्यपालिका। हमने यह भी पढ़ा था कि कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? एक तो भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, और महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। ये वो कार्यपालिका में शामिल
होते हैं। और इसके दो प्रधान होते हैं, एक संवैधानिक प्रधान यानी कि औपचारिक प्रधान और एक वास्तविक प्रधान। तो संवैधानिक प्रधान, संवैधानिक प्रधान या औपचारिक प्रधान, औपचारिक प्रधान, ये तो कौन होता है? राष्ट्रपति। और दूसरा होता है वास्तविक प्रधान, वास्तविक प्रधान, ये कौन होता है? प्रधानमंत्री। यानी कि राष्ट्रपति की तुलना है वो ब्रिटेन के सम्राट से की गई है। यानी जो ब्रिटेन के सम्राट की ब्रिटेन में शक्ति प्राप्त है, वही राष्ट्रपति को भारत में शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो आज हम अब अध्ययन करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति तो संविधान का अनुच्छेद है 52, अनुच्छेद 52, उसमें लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा। फिर है आगे अनुच्छेद 53, उसमें लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो यह बात कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है? अनुच्छेद 53 में। फिर है अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में लिखा गया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, प्लस राज्य विधानसभाओं, विधान परिषद के सदस्य है वो शामिल नहीं होते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
निर्वाचित सदस्य व संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य व संघीय क्षेत्र की सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे अनुच्छेद 55, जिसमें निर्वाचन पद्धति के बारे में लिखा गया है। यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन वो किस प्रकार होता है? किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। ऐसे ही होता है ना राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो अनुच्छेद 55 में क्या लिखा हुआ है? निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति या पद्धति। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। और किस प्रकार होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। तो हम जब राज्यसभा पढ़ रहे थे तब बात चली थी एकल संक्रमणीय मत पद्धति की, कि ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है। तो हमने यही कहा था कि जब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तब एकल संक्रमणीय मत पद्धति के बारे में भी पढ़ेंगे। तो क्या होती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसके बारे में जान लेते हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी कि इसमें मतदान है वो एक गुप्त मतपत्र के द्वारा होता है। और प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा, प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है। अब एक और देख लेते हैं न्यूनतम कोटा का सूत्र। किस प्रकार न्यूनतम कोटा है वो प्राप्त किया जाता है। न्यूनतम कोटा बराबर दिए गए वैध मतों की संख्या, दिए गए वैध मतों की संख्या
बट्टा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। भाग 1000। तो यह है न्यूनतम कोटा प्राप्त करने का सूत्र। दिए गए वैध मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या भाग 1000। तो हम आगे की क्लास में राष्ट्रपति के बारे में और पढ़ेंगे।